अरबों साल के बाद अब ये तारा बूढ़ा हो गया है। इसमें जितना भी हाइड्रोजन फ्यूल था अब वो हीलियम में बदल चुका है। अब इस तारे के दम तोड़ने का वक्त आ गया है, तो अब ये अपने जीवन की शुरुआत की तरफ लौट रहा है। या आप हमारे हीलियम एटम को ढूंढ सकते हैं। ये है कार्बन एटम। ये हमारा एक हीरो बनने के लिए दो और से मिल गया। तारों के केंद्र में ऐसा ही होता है। जल्द ही ये इस बड़े लाल तारे से निकलकर स्पेस के महासमुद्र में पहुंच जाएगा। हमने इस एटम को नीला रंग दिया है ताकि आप इसे ढूंढ सकें। चलिए अब चलते हैं आकाशगंगा के एक और हिस्से की ओर। जब तारे जन्म ले रहे थे, मर रहे थे, तो ऐसे ही प्रक्रियाएं जारी थी। हमारी कहानी का दूसरा एटम बना था इस दम तोड़ते तारे के केंद्र में। सुपरनोवा बनने के उथल-पुथल भरे सिलसिले में 226 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक कार्बन एटम से जाकर जुड़ गए और उसे बना दिया एक यूरेनियम एटम। हमने अपने दूसरे हीरो एटम को लाल रंग दिया है ताकि आप स्पेस और टाइम के इसके सफर के दौरान इसे पहचान सकें। इत्तेफाक की बात है कि विशाल आकाशगंगा में घूमने के बाद हमारे दो एटम्स एक छोटे सौर मंडल के जन्म के समय वहां मौजूद थे। ये सिस्टम था हमारा। हमारा कार्बन एटम एक छोटा ग्रह बनने के लिए काफी दूर तक गया। अरबों साल के बाद इसने एक बहुत ही पेचीदा मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया जिसमें अपने जैसी ही कॉपीज बनाने की कमाल की खूबी मौजूद है। जीवन की शुरुआत के सिलसिले में कार्बन एटम एक छोटा सा रोल निभाता है। रूप बदलने के दौरान हमारे कार्बन एटम को अपने बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। ये लाचार था। एक विशाल कॉस्मिक मशीनरी में ये एक बहुत ही छोटा सा पुर्जा है जो कुदरत के नियमों के अनुसार अपना काम करता है। और वो दूसरा एटम, वो यूरेनियम एटम जो बना था सुपरनोवा में, आखिर उसका क्या हुआ होगा? हमारी दुनिया की शुरुआत हुई थी आग से और ये छोटा सा एटम इसकी तरफ खिंच गया। शायद ये किसी सुपरनोवा की दहकती लहर पर सवार हुआ हो या फिर ये हमारे सूर्य की ग्रेविटी की तरफ खिंचा हो और उसके बीच वाले हिस्से की तरफ जाता गया हो जो और भी गर्म था। पृथ्वी की सतह जल्द ही ठंडी हो गई लेकिन अंदरूनी हिस्सा गर्म बना रहा। मैग्मा धीरे धीरे घूमता रहा और हमारा यूरेनियम एटम हजारों लाखों साल के दौरान घूमते घूमते गहराई से सतह की तरफ आ गया। पृथ्वी के अंदर मौजूद जबरदस्त तापमानों और दबावों के बावजूद हमारे एटम का कुछ नहीं बिगड़ा। एटम छोटे, पुराने, सख्त और टिकाऊ होते हैं। हर चीज बनी होती है एटम से, यहां तक कि हम भी। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी वर्षों तक हमें एटम के अंदर मौजूद जबरदस्त एक्टिविटी का पता ही नहीं था और यहीं पर आकाशगंगा यानी मिल्की वे के विपरीत छोरों से हमारे दो एटम्स आपस में मिल गए और ऐसा हुआ पेरिस में। हमारा कार्बन एटम दुनिया के एक महान साइंटिस्ट के दिल में घर कर गया। एक्स रेज की खोज हुए कई साल हो चुके थे। मरी क्यूरी और उनके पति और रिसर्च पार्टनर पियर जानना चाहते थे कि कैसे मैटर का एक अंश त्वचा, यहां तक कि दीवारों के भी आर पार देख पाना मुमकिन बना देता है। मरी को पता चला कि दुनिया में कुछ ऐसी दुर्लभ जगहें हैं जहां यूरेनियम से भरपूर चट्टानों में कुछ अनोखे गुण हैं। गहरे बादामी रंग के इस ओर में पाइन नीडल्स मौजूद थी और ये पूर्वी यूरोप के उस हिस्से से आया था जिसे आज हम चेक रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन ये चीज बहुत ही दुर्लभ थी और इसकी छोटी सी मात्रा को डिस्टिल करने में भी काफी समय और मेहनत लगती थी। बाद में मरी ने लिखा,
हम इसी काम में लगे रहते थे जैसे कोई सपना देख रहे हो। इन दोनों ने इस ओर को शुद्ध करके पिच ब्लेंड नाम का मिनरल बनाने के लिए मुश्किल हालात में काम किया, जो 50 से 80% यूरेनियम था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन मरी और पियर इससे भी ज्यादा दुर्लभ चीज ढूंढ रहे थे। उन्हें टनों ओर को प्रोसेस करने में 3 साल लग गए, 1 ग्राम के भी 1/10वें हिस्से को अलग करने में, जिसे उन्होंने नाम दिया रेडियम। मरी और पियर ने एक बिल्कुल नई चीज को खोज निकाला था। इन्होंने दिखाया कि रेडियम पर बहुत अधिक तापमान का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अजीब बात थी, ज्यादातर चीजें तेज गर्मी की वजह से काफी बदल जाती हैं। एक और बात भी थी, इससे फौरन एनर्जी निकलती थी, केमिकल रिएक्शंस के जरिए नहीं, बल्कि एक अनजान मैकेनिज्म के माध्यम से। मरी क्यूरी ने इस नए फिनोमिनन को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। मरी और पियर ने मिलकर यह कैलकुलेट किया कि रेडियम के ढेर से फौरन जो एनर्जी मिलती है वो उतने ही कोयले को जलाने से कहीं ज्यादा है। उन्हें हैरानी हुई कि रेडियो एक्टिविटी केमिकल एनर्जी के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा ताकत रखती है। ये मॉलिक्यूल्स में मौजूद एनर्जी को रिहा करने और जमीन में गहराई पर मौजूद ताकत के बीच का फर्क है। मरी, पियर, आयरीन और जिससे बाद में वो शादी करने वाली थी, इस परिवार को साइंस की फील्ड में 5 नोबेल प्राइज मिलने वाले थे। इन्होंने जिस पिच ब्लेंड को रिफाइन करके बॉटल्स, ट्यूब्स और फ्लास्क्स में भरा था, बाद में उसके रेडियम पार्टिकल्स बचे रह गए थे। ये इतने दमदार थे कि रात में इनसे लैब रोशन हो जाता था। मरी ने लिखा था, ये चमकती ट्यूब्स यहां लैब में पृथ्वी पर मौजूद तारों जैसी लगती हैं। मरी ने सही नतीजा निकाला था कि यह चमक रेडियो एक्टिव एटम्स के केंद्र में मौजूद किसी चीज की वजह से दिख रही थी। हजारों साल तक यह सोचा जाता रहा कि एटम्स मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। पृथ्वी पर मौजूद क्यूरी के ये सितारे इस बात के सबूत थे कि एटम के अंदर एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां और भी छोटे पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहे थे। इस जादुई रात के 100 साल बाद भी क्यूरी की कुकबुक्स उस कमाल की रेडियो एक्टिविटी से जगमग थीं जो उन्होंने खोजी थी। लेकिन कुदरत की इस गहरी समझ से जुड़ी कुछ पेचीदगियों को समझने में एक विजनरी को जरा समय लगा। ये थे H.G. वेल्स। ये लेखक साइंस से जुड़ी नई खोजों को दुनिया को मोह लेने वाली कहानियों में बदलने में माहिर थे, और ये उनके गंभीर परिणामों को समझने में भी सबसे आगे थे। ये लेखक H.G. वेल्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले टाइम मशीन्स और परग्रही हमलों की कल्पना की थी, और इसी कल्पना के चलते उन्हें एटम से हथियार बनाए जाने का डर भी था। अपनी किताब वर्ल्ड सेट फ्री में, जो 1913 में लिखी गई थी, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब शब्दों का इस्तेमाल किया था, और बाद में यही बॉम्ब आम लोगों पर इस्तेमाल हुए। उन्हें लगता था कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच 1950 के दशक में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, लेकिन वो अपने समय से काफी आगे की सोच रहे थे। 1933 में हंगरी के फिजिसिस्ट लियो ज़िलार्ड एक बायोलॉजिस्ट बनने के बारे में सोच रहे थे। डॉक्टर ज़िलार्ड, आप अंदर सही सलामत तो हैं? वो वेल्स का नॉवल पढ़ते पढ़ते सोचने लगे। ज़िलार्ड को मालूम था कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्दा। फिर लंदन में इस ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार करते हुए उन्हें अचानक एक ख्याल आया, अगर उन्हें किसी ऐसे एलिमेंट की अच्छी खासी मात्रा मिल जाए जो दो न्यूट्रॉन्स को छोड़ते समय एक को जज्ब कर ले, तो फिर इससे एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बन जाएगा। 2 से बनेंगे 4 और 4 से 8, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक न्यूक्लियस में मौजूद ढेर सारी एनर्जी निकलेगी नहीं। ये सब चलता रहेगा। ये केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन होगा।
और बस इसी पल हमारी दुनिया बदल गई।